प्रक्रिया संचालन कर रहे हमारे वैचारिक साथी खगड़िया के इस टाउन हॉल में इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने दिनचर्या के सबसे जरूरी कामों को छोड़ करके इस संवाद कार्यक्रम में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले मैं संविधान और सामाजिक न्याय के इस संवाद कार्यक्रम के आयोजकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक मौका दिया और पहली बार मैं खगड़िया आया हूं, आपसे मिलने का, आपसे बातचीत करने का ये मौका मिला। इसके लिए पूरी आयोजन समिति का बहुत शुक्रिया। सामाजिक न्याय मंच बिहार के, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के उन तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में खुदाई के दौर में बुनियाद की बात करने के लिए हमें और आपको यहां आमंत्रित किया है, और उस बुनियाद का नाम है भारत का संविधान। जब मेरे पास रिंकू जी का ये प्रस्ताव आया कि पहले कार्यक्रम बन रहा था बेगूसराय में, पिछले दिनों उसकी अनुमति नहीं मिल पाई तो वो कार्यक्रम रद्द हो गया, लेकिन खगड़िया को लेकर के एक प्रस्ताव इस बात का था कि खगड़िया में सामाजिक न्याय और संविधान पर बातचीत होगी। और कल एक अरवल में कार्यक्रम था जिसके लिए हमने बहुत पहले सहमति दे दी थी। उसके बाद यह तय हुआ कि खगड़िया में एक शुरुआत करते हैं बातचीत की, और आज वर्किंग डे है, कामकाजी दिन है, आज छुट्टी का दिन नहीं है। उस कामकाजी दिन में अपना काम जरूरी छोड़ करके भी इतनी तादाद में लोग यहां इकट्ठा हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत शुक्रिया कहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को कामयाबी की तरफ बढ़ाया। और जितनी कुर्सियां खाली हैं, जिनके लिए वो कुर्सियां यहां लगाई गई थी, अफसोस है कि अभी वो कहीं और है, लेकिन वो भी वापस आकर के इन कुर्सियों पर बैठे, इसी उम्मीद में तो यह कार्यक्रम किया जा रहा है। कोई जब पूछे कि लड़ने के लिए ये भीड़ काफी नहीं, तो जाके कहना कि लड़ने वाला एक शख्स भी बहुत काफी होता है, क्योंकि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। मौजूदा वक्त में ये देश दो विचारधाराओं के टकराव का बन चुका है। एक तरफ वे ताकतें, वे विचारधारा के लोग हैं जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ केंद्रित करना, सत्ता, ताकत, संसाधन, सब कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहे, और वो बाकी जनता प्रजा की तरह रहे। 80 करोड़ को 5 किलो अनाज दे दिया, जिंदा रहे, खाते पीते रहे, अधिकार न मांगे, सम्मान न मांगे, बराबरी न मांगे, और आप गुलाम की तरह लोकतंत्र के छद्म के भीतर जीते रहे। दूसरी विचारधारा वो है जो इस मुट्ठी को खोल देना चाहती है कि जिसका जितना हक है, हिस्सा है, उसके हिस्से का सम्मान, उसके हिस्से का अधिकार, उसके हिस्से का अवसर और संसाधन सबको मिलना चाहिए। एक विचारधारा की प्रतिनिधि किताब मनुस्मृति है, और दूसरी विचारधारा की प्रतिनिधि किताब भारत का संविधान है। इसलिए लड़ाई मनुस्मृति बनाम संविधान की लड़ाई। और हमारे अग्रज वैचारिक साथी
आदरणीय चंदन जी अभी जब अपनी बात कह रहे थे तो मेरे हिस्से की बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी। मैं सहमति दर्ज करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि विचारधारा की लड़ाई में अगर समाज तैयार नहीं होगा, समाज एकजुट नहीं होगा, समाज अपना प्रतिपक्षी नहीं पहचान पाएगा, तो वो लड़ाई कमजोर हो जाएगी। आज का संवाद का कार्यक्रम उस पहचान को आपसे रूबरू करने के मकसद से रखा गया। सामाजिक न्याय में केवल जातियों की बात नहीं है, बहुत मार्के की बात उन्होंने कही। और जब मैं आया तो हमारे प्रिय मित्र जयंत जिज्ञासु बोल रहे थे, उन्होंने भी बोलते हुए ये बात कही और चंदन जी ने भी ये बात कही, पूर्व के और वक्ताओं ने बात कही, प्रोफेसर साहब लोग बोल रहे थे। सोचिए आज वर्किंग डे है और जो लोग वहां अपनी नौकरी से छुट्टी लगा करके यहां आए होंगे तमाम लोग, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप तमाम लोग सामने बैठे हैं और यहां बैठे हैं। वो लोग छुट्टी लेकर के या दूर के और अलग अलग जिलों से भी लोग आए हुए हैं। तो ये वैचारिक हमारा और आपका रिश्ता है। और उन्होंने वो बात कही जयंत भाई ने कि सामाजिक न्याय में लैंगिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है, राजनैतिक न्याय भी है। ये सारी न्याय की संकल्पना के पैरोकार लोग यहां पर इकट्ठा हुए और आप सब लोग 10-11 बजे से यहां इकट्ठा हो गए। तो बहुत लंबी बात करने की बजाय अगले कुछ मिनटों में जिस मकसद से हम यहां मिले हैं सीधे उस पर बात करते हैं। इस भ्रम में रह करके मैं अब नहीं बोलता हूं कि मैं दिल्ली से आया हूं तो मैं कोई नई बात, कोई बड़ी ज्ञान की बात कह दूंगा जो आपको न पता हो, कतई नहीं। मैं तो कई बार ये कहता हूं पूरी विनम्रता के साथ मंच और सामने दोनों लोगों के, कि कई बार इस तरह के सम्मेलनों में हमें वो लोग सुन रहे होते हैं कि जितनी हमारी उम्र होती है उतनी उम्र उन्होंने संघर्षों में खपा दी होती है, फिर भी वो सामने बैठे होते हैं। और अलग अलग तरीके का कई संघर्ष हर एक व्यक्ति अपने यहां कर रहा होता है। कोई शिक्षा जगत में उस तरह का संघर्ष कर रहा होता है, कोई गांव में कोई अन्याय के खिलाफ अकेला लड़ रहा होता है, कोई छात्र, नौजवान या प्रोफेसर किसी विश्वविद्यालय में अन्याय के खिलाफ अकेले या छोटी सी टीम के साथ लड़ रहा होता है। उन सारी लड़ाइयों को कैसे एक जगह इकट्ठा किया जाए, हमारे जैसे लोगों का प्राथमिक काम अभी इतना ही है। हम आपके बीच में आते हैं तो कोई नई ज्ञान की बात करने नहीं, ये अपील और गुजारिश करने कि आओ, जब तोड़ने और बांटने वाले एकजुट हो गए हैं तो ये बचाने वालों को एकजुट कर लिया जाए और ये देश हमारा है, इसको मिल करके हम बचाने की कोशिश करें। हमारे पुरखों ने ये देश बनाया है। किसी कुम्हार, किसी लोहार, किसी बढ़ई, किसी नाई, किसी मोची, किसी किसान, किसी मजदूर, किसी कमेरा ने हजारों साल संघर्ष किया, तब तो ये दुनिया इंसानों के रहने लायक बनी। लेकिन अफसोस केवल ये हुआ कि जब आधुनिक राष्ट्र बना, संविधान का राष्ट्र बना, तो जो संवैधानिक संस्थान से उन्हीं में इन कमेरा लोगों की हिस्सेदारी खत्म कर दी गई। ये बुनियादी पहला बिंदु है। मुझे याद है चंदन जी ने अभी जब जिक्र किया, हमारे दोनों मित्र एक अग्रज हैं, वैचारिक अग्रज हैं। मैं तो कह रहा हूं हर दल के लोग बैठे हैं, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं और दलों के लोग होंगे, सामाजिक संगठनों के, सामाजिक न्याय आंदोलन के लोग हैं। हम एक मंच पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये वैचारिक मंच है जिसका मकसद ये है। और उसी मकसद से कोविड में जब चंदन जी ऑनलाइन बातचीत करते थे, घंटों बात होती थी, मैंने उस समय इनके भीतर एक चिंता देखी कि हां, कोई शख्स है जो जेएनयू से पढ़ा है, कांग्रेस पार्टी के बड़े ओहदे पर है, लेकिन टिपिकल पार्टी पॉलिटिशियन की तरह नहीं सोचता है। उसके मन में अपने समाज को लेकर के इस बात की चिंता है कि एक बात सोची जाए कि कैसे हम अपने आबादी के लोगों को यह बात समझा पाएं कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, जाति जनगणना से लाभ क्या होगा, सामाजिक न्याय की लड़ाई को अगले पड़ाव पर कैसे ले चलें। घंटों उसके लिए आयोजन करते थे। मुझे लगता है कि सर, आज मैं जब आपके साथ यहां खड़ा हूं तो उसमें बुनियाद में वो चर्चा है जिसने हमारे और आपके रिश्ते को और मजबूत किया था।
और अभी ये शुरुआत है। 2025 इम्तिहान का साल है बिहार के लिए, और हम तो अब नौकरी में भी नहीं हैं। हम 14 साल प्रोफेसर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। किसान का, मेरा घर का कोई व्यक्ति जब स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जाता है तो मुक्ति का द्वार होता है। अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कितने लोग ज्योतिबा फुले को पढ़े हैं, तो एक काम तो ये मेरी गुजारिश जरूर करिएगा, इस आयोजन के बाद लड़ाई तब मजबूती से लड़ी जाएगी जब हर एक व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले कि सड़क चौराहे पर, चाय की दुकान पर, गांव के नुक्कड़ पर, अपने बस्ती में, अपने मित्रों के बीच आप अपना नैरेटिव का चर्चा करिए और बताइए कि हजारों साल से कैसे संघर्ष करके बराबरी का समाज बनाने के लिए कितने पुरखों ने कुर्बानी दी। उसमें हम ज्योतिबा फुले की जिक्र करें, उसमें हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक दिन बात करें, उसमें हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर चर्चा करें, उसमें हम बताएं बिहार के नौजवानों को कि ये बिहार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की कर्म भूमि, संघर्ष भूमि और कुर्बानी की भूमि रही है। उन्होंने शहादत देकर के बिहार को सामाजिक न्याय की जमीन बनाया है। क्योंकि नौजवानों को शायद ये पता न हो कि जगदेव बाबू का सपना क्या था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नारों का, समाजवादियों के नारों का, कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। जरा चौराहों पर चर्चा शुरू कर दो आप, चाहे पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, देश का कोई भी एक संस्थान बता दो जिसमें पिछड़ा 100 में 60 आज पहुंच पाया है। देखो अपना नैरेटिव शुरू हो जाएगा। मुझे लग रहा है हमें अपने नैरेटिव पर बुलंदी से काम करना शुरू हो। 2018-19 का वक्त था जयंत भाई, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय, ये जेएनयू में पढ़ा करते थे उस समय। हम लोग और चंदन जी हैं वहां से, जानते होंगे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तो फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा की गुंजाइश थी। तब तक वो एंटी नेशनल साबित नहीं हुआ था कुछ उन लोगों के द्वारा जिनकी डिग्री का आज भी पता नहीं है। उन्होंने सबसे पहला हमला विश्वविद्यालयों के ऊपर किया था। तब उस जमाने में कभी 13 पॉइंट रोस्टर के नाम पर, कभी 2 अप्रैल के भारत बंद के लिए, तो कभी सामाजिक न्याय के सम्मेलन करा करके हमने विश्वविद्यालयों के भीतर सामाजिक न्याय पर चर्चा शुरू कर दी थी। और उन विश्वविद्यालयों में, और आदरणीय चंदन जी उस समय विद्यार्थी रहे होंगे जब मंडल विरोधी आंदोलन के ये गढ़ हुआ करते थे, हमने वहां सामाजिक न्याय और मंडल के आंदोलन का झंडा बुलंद किया। शायद ये सब वजह रही होगी कि आज हम प्रोफेसर भी नहीं हैं और आज आपके बीच में खड़े हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो सोचता हो, समझता हो और विचार करता हो। लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि प्रोफेसर की नौकरी छीन लेंगे तो डर जाएगा, चुप हो जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, ये गौतम आनंद और ये पूरी टीम उनकी है। इन लोगों ने पटना विश्वविद्यालय में उस जमाने में भी कार्यक्रम किया, और हमने उसके बाद एक किताब लिखी जो अभी आपको मिलेगी भी। कई लोगों का फोन मैसेज आया था। इस किताब को लिख करके मैंने एक ही बात कही थी कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। अगर विश्वविद्यालय पहुंचने का रास्ता बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने और मंडल कमीशन ने न बनाया होता तो हम तो विश्वविद्यालय पहुंच ही नहीं पाते। और विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए हमने संविधान का फायदा लिया, मंडल कमीशन की सिफारिश का फायदा लिया, कमेरा लोगों के संघर्षों का फायदा लिया। और आज जब विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं तो यह बात समाज को बताएगा कौन अगर हम भी चुप रहेंगे तो, कि विश्वविद्यालय में सिलेबस बदला गया। मैं अभी 1 हफ्ते पहले महाराष्ट्र गया सर, और बड़ा जरूरी है, खगड़िया का बौद्धिक समाज यहां पर बैठा हुआ है। आप सब बहुत जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए मैं आपको यह बताने नहीं आया हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने क्या संघर्ष किया, जगदेव बाबू क्यों शहीद हुए। वो हो सकता है हमसे बेहतर आप जानते होंगे। हम तो आज के सवालों पर आपसे बात करेंगे। केवल इशारे में हमने बोल दिया कि वैचारिक पुरखों से एक विचारधारा की दिशा मिलती है कि आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो मस्जिद के नीचे मंदिर वाली खुदाई के दौर में कौन सी राजनीति कर रहे होते। बाकी चिंता आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं। जगदेव बाबू का समाज कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दंगाइयों के साथ खड़ा हो जाए और यह देखते तो जगदेव बाबू क्या कर रहे होते। मैं बाकी आपके ऊपर छोड़ देता हूं। महामना राम स्वरूप वर्मा का समाज अर्जक संघ से चला था, समानता और न्याय की लड़ाई लड़ने वाला समाज। आज अगर महामना राम स्वरूप वर्मा होते
तो जरा अपने समाज से पूछते कि आज आप किसके साथ खड़े हैं। बाकी निर्णय आपका, और आप भी जानते हैं कि हमारे लोग कहां किसके साथ खड़े हैं। हमारे लोग अगर उनके साथ खड़े ना होते तो आज हमारे हक अधिकार के ऊपर कब्र खोदने के लिए, हमारे ऊपर राज करने के लिए कभी नहीं खड़े हो पाते। और यह गंभीर बात है। कहां है 90% हम बिखरे हुए हैं। अब जोड़ने का नारा कौन दे रहा है? वही दंगाई दे रहा है जिसने बांटा। मैं तो उसी उत्तर प्रदेश से आता हूं जहां का मुख्यमंत्री नारा दे रहा है बंटोगे तो कटोगे, और फिर राष्ट्रीय नारा बन गया। मैं तो पूछना चाहता हूं बांटा किसने? ये बंटवारा किया किसने? हम तो जिस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो तो जोड़ने वाले विचारधारा है। उसने लोगों से कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो 90% कमेरा आवाम, उसको जोड़ने का रास्ता बताने वाले जगदेव बाबू अगर आज होते तो वो कैसे बिहार को देख रहे होते, और 2025 की चुनौती जो आपके सामने है उसमें क्या निर्णय ले रहे होते। राजनीतिक लड़ाई बाद में है, पहले ये लड़ाई विचारधारा की है, सामाजिक है और सांस्कृतिक है। क्योंकि राजनीति में कुर्सी के लिए लोग कब पलट जाएं आपको पता नहीं चल पाता है। लेकिन कुर्सी पलट जाए, बाबा साहब का संविधान नहीं था तो खटिया तो थी, लेकिन सब बैठने नहीं पाते थे उस पर। सीधी सी बात है। और ये बात गांव तक आपको ले चलनी है। गांव का जो आदमी रोज सुबह से शाम तक दिन भर श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके पास ये चिंता का समय नहीं है साहब कि संविधान खतरे में कैसे है। ये पढ़े लिखे लोगों, हमारे और आपकी जिम्मेदारी है। उसको ये बात हमें चल के बतानी है। संविधान नहीं था तो खटिया तो थी, लेकिन खटिया में जो लकड़ी लगी थी उसको बनाने वाला बढ़ई खटिया पर नहीं बैठ सकता था। खटिया तो थी, लेकिन उसमें बुनने वाला जो धागा तागा था उसको बनाने वाला उस खटिया पर नहीं बैठ सकता था। खटिया तो थी, लेकिन उसको अपनी मेहनत से ला करके बिछाने वाला उस खटिया पर बराबर में नहीं बैठ सकता था। खटिया पर वो बैठता था जो वही है मुट्ठी भर। समझदार को इशारा काफी, किसी का नाम लेने का आपको हमको मतलब नहीं। और 26 नवंबर 1949 को जिस दिन इस देश में संविधान लागू हुआ, तब खटिया एक ऐसी बनी जिसमें तय हुआ कि अगर बैठेंगे खटिया पर तो सब बराबर बैठेंगे, वरना सब जमीन पर बराबर बैठेंगे। एक व्यक्ति एक वोट की एक कीमत, और उस वोट से आपको सरकार बन रही है। लेकिन सच बताइए, 75 साल पूरे हो गए संविधान के, खटिया पे क्या बराबर बैठ पाए? मैं कुछ सवाल आपके ऊपर छोड़ करके जा रहा हूं। 75 साल बाद देश के विश्वविद्यालयों में 100 में 60 पिछड़ा पावे छोड़ देते हैं, 27 आरक्षण मिला। क्या देश का एक भी डिग्री कॉलेज, एक भी विश्वविद्यालय मुझे हो तो बता दीजिए जिसमें पिछड़ों के 27% लोग प्रोफेसर बन गए? सीधा सवाल मेरा यह है। एक भी विश्वविद्यालय, एक भी डिग्री कॉलेज खगड़िया से लेकर पटना और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक खोज कर बता दीजिएगा जिसमें एक जगह पर दलित समाज के 15% लोग प्रोफेसर बन गए, आदिवासी समाज के 7%, पसमानदा समाज के लोग पहुंच पाए हो? नहीं पहुंचे साहब। हमने 2018-19 में आईटीआई लगाई तो 596 कुलपतियों में से 6 कुलपति दलित, 6 आदिवासी और 36 ओबीसी, कुल मिलाकर 50 होते हैं। 550 कुलपति कौन थे? समझदार को इशारा काफी। क्या ये सबका भारत बन पाया? क्या वाकई खटिया पर सब बैठ पाए? नहीं बैठ पाए। यहां कहीं चूक हो रही है। पिछले 10 साल में देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने जज बने, पिछले 10 साल में अभी बता रहा हूं, 88% वो लोग बने जिनके लिए 10% रिजर्वेशन दे दिया गया है। 88% और 12% में एससी, एसटी, ओबीसी सब है। औसत निकाल लीजिए, 90% आबादी के 10% भी जज नहीं है और 10% आबादी के 90% जज हैं। क्या यह संविधान का भारत है? मीडिया में ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है 121 पद जहां से डिसीजन होता है, अब तो सब उनके दोस्त खरीद लिए।
फकीर के, सारा अपने दोस्तों को भेज दिया। एक आध टीवी चैनल बचा था वो भी उन्होंने बेच दिया। आजकल उस पर गुणगान उन्हीं का होता है। 121 पदों में से एक दलित, 2 ओबीसी, आदिवासी एक भी नहीं। क्या खटिया सबके लिए बराबर बिछी? तो मीडिया में हम और आप नहीं, न्यायपालिका में हम और आप नहीं, विश्वविद्यालयों में हम और आप नहीं, ब्यूरोक्रेसी जो देश चलाती है। चंदन जी जिस पार्टी से हैं, अभी तो गठबंधन का धर्म है। मैं तो अभी उस तरह से पार्टी में नहीं, लेकिन समाजवादियों के, अंबेडकरवादियों के, संविधानवादियों के, संविधान बचाने वालों के साथ खुलकर खड़े हैं। और ये बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि संविधान बदलने के दौर में हम संविधान बचाने वालों के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये लड़ाई समाजवादियों ने लड़ी थी संविधान को बनाने और बचाने की। तो जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता ने जब पूछ दिया कि 90 में 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी केवल ओबीसी हैं, तो देश कौन चला रहा है? सामाजिक न्याय का विमर्श वहां से खड़ा हुआ, क्योंकि समाजवादी तो बहुत पहले से लड़ रहे थे। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। एक नारा तो मैंने जयंत भाई से सीखा, जिनके घर पे आया हुआ हूं। हमारे दोनों मित्र हैं। इन्होंने एक बार एक लंबी फेसबुक पोस्ट लिखी थी कि 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। क्या नारा था! और आज लड़ाई कहां पहुंच गई। जो जमीन को जोते बोए हाजीपुर होते हुए मैं आ रहा था, मैं देख रहा था कि रामविलास पासवान जैसा कोई नेता हुआ इसी बिहार में, उन्होंने नारा लगाया, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। सदन में खड़े होकर बताया, कहा कि हिंदू शब्द पे इतना चर्चा करते हो, बताओ किस धर्म में लिखा है। बाद में चल करके पता नहीं कहां कैसे क्या हो गया, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन संघर्ष तो इन लोगों ने किया था ना भाई, उतनी क्रेडिट तो देंगे ना। और मैं बिहार के लोगों को एक क्रेडिट और देना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आया हूं। आपके यहां भी अगर हमारी तरह एक मुख्यमंत्री बन गया ना, तो उसके बाद देखिएगा बुलडोजर और जेलें आपका इंतजार करेंगी, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात मैं आपसे कहूंगा। तो थोड़ा सा उनको भी अभी क्रेडिट देना चाहिए कि अभी बिहार उत्तर प्रदेश नहीं बना है। लेकिन क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश नहीं बन पाएगा? क्या उस खतरे के मुहाने पर आप नहीं खड़े हैं? और महाराष्ट्र में जो हुआ, अब देखिए समझ गए महाराष्ट्र में क्या हुआ। आप लगता है मुख्यमंत्री बदलने की बात कह रहे हैं। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, अभी तो देख रहा हूं कि वहां के विधायक चुनाव लड़ने के बाद शपथ लेने नहीं गए कि ये सब धांधली से वोट हमारा लूट लिया गया है, हम नहीं शपथ लेंगे। लोकतंत्र कैसे बचेगा अगर वोट डालने वाले को यही नहीं भरोसा है कि मैंने जहां वोट दिया है वहां वोट गिना गया है और मेरे मुताबिक यहां पर रिजल्ट आया है? सोचकर बताइए, लोकतंत्र चल कैसे रहा है? तो मेरे उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र कैसे चल रहा है, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। उपचुनाव था, बंदूक लेकर के पुलिस वाला सामने खड़ा हो गया कि वोट डालने जाओगे तो गोली मार देंगे। उसके बाद कितना परसेंट वोटिंग हुई और कितने परसेंट में कौन जीता कौन हारा, आप सबके जनरल नॉलेज पे छोड़ देता हूं। लोकतंत्र के सामने एक बंदूक खड़ी है जो चाहती है कि इस लोकतंत्र को कुचल दो। नाम के लिए संविधान रहे, चुनाव जीतने के बाद माथा से उसको लगाओ, लेकिन जब कुर्सी पर बैठ जाओ तो उस संविधान को तार तार कर दो। इस खतरे के मोड़ पर खगड़िया में हम आपके बीच में मिल रहे हैं। जब वोट का अधिकार सुरक्षित नहीं, वोट डालने, मैं महाराष्ट्र लौट कर आया हूं, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में लोगों ने बताया कि फर्जी वोटर लिस्ट में डाल दिए गए और जो वोटर लिस्ट में थे उनको वोटर लिस्ट से काट दिया गया नाम ही। हमारे उत्तर प्रदेश में 2022 में यह हो चुका था। हर बूथ से 2-4-10% वोट कट गया। लखनऊ में लोगों ने आंदोलन किया कि मैं जिंदा हूं लेकिन वोटर लिस्ट में मर गया हूं। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं, एक किस्सा सुनाऊं छोटा सा। हमारे यहां एक व्यक्ति है जिनका नाम है लाल बिहारी मृतक। वो अपने नाम में मृतक लगाते हैं, जानते हैं क्यों? जिनके ऊपर फिल्म भी बनी कागज। हमारे आजमगढ़ के रहने वाले, मेरे गांव से थोड़ी दूर पर है। वो मृतक इसलिए थे क्योंकि थे तो वो जिंदा, लेकिन सरकारी कागजों में वो मार दिए गए थे। एक देश 75 साल के संविधान के बाद वहां पहुंच गया कि जिंदा लोग वोट डालने जाते हैं तो पता चलता है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। बताइए कितनी जगह पर आप लड़के बचा पाएंगे इस देश को? आजकल मस्खरी में रील्स चलती है सर,
एक वो आदमी वोटर लिस्ट के जिस दिन चुनाव पड़ रहा था, वोट डाला जा रहा था, वहां गया और कहा अपनी पत्नी का नाम लेकर के कि बाबू जरा देखना वोट डाल गई। तो वो अधिकारी बोला हाँ वो तो सब ही वोट डाल के चली गई। तो रोने लगा जोर जोर से। अधिकारी बोला क्यों रो रहे हो? कह रहा है कि 5 साल उसको मरे हो गया, हर बार आती है और वोट डालकर चली जाती है, मिलती भी नहीं। अगर आप ऐसे में, बिहार के लोगों, पुराने लोगों, आपको भी पता होगा, वोट डालने के दिन खटिया लगाकर 2 आदमी बैठ जाता था, पूरा बस्ती का लोग वोट डालने निकल नहीं पाता था। गलत है क्या? हमारे यूपी में भी यही होता था। बड़ी लड़ाई लड़ी गई, लाठी लेकर के खड़े हुए, तब दलित पिछड़े 90% लोगों का वोट डलना शुरू हुआ था। आपके लोगों की सरकारें बनना शुरू हुई थी। 90 के बाद, मंडल के बाद तो इस देश में पहली बार सामाजिक न्याय आना शुरू हुआ था, चाहे जिस भी रूप में आया हो। बताओ आप 2024-25 में क्या फिर से वही दिन वापस लौटने का खतरा मंडरा रहा है कि नहीं मंडरा रहा है? ये वर्तमान के खतरे हैं। इसलिए आज के संविधान पर मैं इतिहास पर बात ही नहीं कर रहा हूं। शिक्षा में सिलेबस बदला गया। मैं महाराष्ट्र में गया, उन्होंने एक किताब निकाल करके मुझे दिखाया, नोटिफिकेशन था महाराष्ट्र सरकार का, और नोटिफिकेशन में उसमें बताया गया कि बीए के बच्चों को कंपलसरी में ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाएगा, अंधविश्वास पढ़ाया जाएगा। क्या विश्वविद्यालयों में अब पाखंड और अंधविश्वास पढ़ाया जाएगा तो सामाजिक न्याय की चेतना पैदा कैसे होगी? आजकल तो नया नया बाबा सब टीवी चैनल पर बैठा ही है। एगो बाबा के यहाँ कोई आदमी गया, कहा बाबा पेट में पथरी है। उसने आंख बंद किया, मंत्र पड़ा, हवा में कैंची चलाई, उसने कहा अब चेक करो, कहा बाबा पथरी गायब, बाबा की जय हो। वैसे ही बाबाओं से देश चल रहा है। क्या ये खतरा आपके सामने नहीं है? अभी अगर ये पूरा सामाजिक आंदोलन की ये टीम खगड़िया में एक दूसरे तरह का कार्यक्रम कर दे, जिसके बारे में बात नहीं करूंगा, शिक्षा बर्बाद हुई, बचाने के लिए कोई नहीं आया, एगो नाच का कार्यक्रम कर दीजिए, पूरी रात जो है पब्लिक भूखे खड़ी रहेगी। बताइए ये खतरा हमारे सामने है कि नहीं? अंधविश्वास और पाखंड का खतरा है कि नहीं? अब समाधान इसका क्या है? मैं आपसे निवेदन करके 2-3 बातें जोड़ करके, क्योंकि आप भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, हमें आज के कार्यक्रम के बाद क्या करना है, हमें बचाना कैसे, कैसे इन खतरों से लड़ा जाएगा। मुझे याद आता है कि गर्मी का दिन, गेहूं पका हुआ होता है, किसान पूरी मेहनत से गेहूं को सींच करके ठंड में जाग करके सींचता है, उसकी देख रेख करता है। फसल काटने के ठीक पहले अगर आग लग जाती है तो क्या वो आग मेड़ पहचानती है क्या? किस जाति का आग लगी तो दूसरी जाति के गेहूं पे आग नहीं लगेगी? गांव के लोगों को पहचान के बताओ। जिधर से हवा चलेगी वो आग फैलती चली जाएगी कि नहीं? ऐसे वक्त में क्या वो व्यक्ति सुरक्षित है जो कहे कि हमारा खेत तो बहुत दूर है, वहां तक तो आग पहुंचेगी ही नहीं? गांव के कम पढ़े लिखे लोग भी एक साथ इकट्ठा होकर पेड़ की डंडल तोड़कर हाथ में जो भी सामान आया उसको लेकर आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब जाकर के दूसरे का भी गेहूं बचा, अपना भी खेत बचा। आग लगाने के वक्त में छोटे छोटे मतभेद भुलाकर अगर इस देश के संविधान मानने वाले सारे लोग एक न हो गए तो ये आग एक दिन आपके बच्चों का भविष्य भी ली जाएगी। ये पहला निवेदन मैं आपसे करना है। जिस समाज को ये न पता हो कि नोट कहां देना है और वोट कहां देना है, उस समाज की पीढ़ियों को गुलाम होने से कोई बचा नहीं सकता। क्या ये वाक्य ऐसा नहीं है कि गांव गांव की दीवारों पर लिख दिया जाए? मेहनत करके कमेरा ने कमाया, नोट कोई और लूट ले गया। कभी महंगाई के नाम पर लूट ले गया, कभी बीमारी के नाम पर दवाई में वो नोट चला गया, कभी आपकी मेहनत की पूंजी को कोई और देश बेच करके लेके गया। शिक्षा महंगी हो गई। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, जब इस प्रोफेसर की डायरी को आप पढ़ेंगे इसमें वो बात लिखी हुई है। मैं जब उस यूनिवर्सिटी में गया तो 4,000 रुपए में बीए हुआ करता था, अलग अलग कोर्स का अलग अलग फीस। आज उसी फीस को बढ़ाकर 40,000 तक कर दिया गया है। यानी 10-15 साल में 10 गुना फीस बढ़ गई विद्यार्थी की।
यहां खगड़िया के जितने सम्मानित लोग बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति हाथ उठाकर बता दे कि 10-15 साल में किसी की आमदनी दुगनी हुई क्या? जोर से बोलिए। एक भी व्यक्ति की आमदनी दुगनी हुई? और खर्चा 10 गुना हो गया। केवल शिक्षा की बात कर ले अगर तो क्या ये शिक्षा हमारे हाथ से दूर हो गई कि नहीं? एक जमाने में वही नारा लगाते थे, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। आजकल सब धर्म बचाने के लिए लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही चंदन जी ने। जब ये भाजपाई सब नहीं था तब धर्म खतरे में भी नहीं था। ये सब आया तो धर्म खतरे में लेके आया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? समझ गए कि नहीं? यही बात तो गांव वाले को समझानी है। राष्ट्रपति उनके हिसाब से हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, लोकसभा अध्यक्ष हिंदू, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हिंदू, सबसे ज्यादा सांसद हिंदू, मंत्री हिंदू, सब वही हैं। तब भी मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं और उधर से जो है कहते हैं हिंदू खतरे में है। क्या ये सही बात है? नहीं, कुर्सी खतरे में है। कुर्सी खतरे में है और कुर्सी खतरे में बचाने के लिए धर्म के नाम पर आपको लड़ा रहा है। हम जहां बैठे हैं, कुछ दिन पहले यहां से एक खबर आई हमारे भी पास कि फलाने जगह पर रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। कहां की खबर है? ये बगल में बेगूसराय की नहीं, थोड़ा और आगे। वहां से तो यात्रा निकल रही थी। समझ गए ना आप किस इलाके की बात कर रहा हूं? और वहां का सांसद बोलता है कि इस राज्य में रहना है, इस जिले में रहना है तो हिंदू बन के रहना हो। ये खतरा आपके बिहार के सामने खड़ा है और अगर इस खतरे को आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो बताइए। अभी पिछले दिनों हमारे यहां उत्तर प्रदेश में तो किसी तरह से कमेरा लोग एकजुट हो गए और ये बिहार के लोगों के बीच में कहूंगा, समाजवादियों का रथ, दंगाइयों का रथ रोकने के लिए सामने खड़ा हुआ है। इसका इतिहास समाजवादियों का रहा है। चाहे मंडल के विरोध में कमंडल लेके कोई निकला, तब भी कोई समाजवादी नेता खड़ा होकर के समस्तीपुर में उनके रथ को रोका और उनको दंगाइयों को रोक करके कहा कि ये दंगे का बिहार नहीं बनने देंगे। उनकी सजा उन्हें मिली। हीरा चोर विदेश में मौज करेगा और खीरा चोरी के नाम पर हमारे नेताओं को बदनामी और जेल मिलेगी। सच है कि नहीं? और आजकल कोशिश की जाती है कि उनको एक जाति का नेता, एक धर्म का नेता बना दिया जाए। जिस दौर में मंडल के विरोध में यहां लड़ाई लड़ी समाजवादियों ने और अंबेडकरवादियों ने, उसी दौर में उत्तर प्रदेश में वहां भी एक समाजवादी नेता थे। उन्होंने संविधान को बचाने के लिए जो भी कड़ा फैसला लेना था उन्होंने लिया और संविधान की रक्षा करने के लिए कुर्सी की रक्षा करना अपना प्राथमिकता नहीं देखी थी। और दोनों नेता पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, चाहे वो बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुलायम सिंह यादव। ये बात क्यों खुल के कहने की जरूरत है? क्योंकि उन्होंने एक जाति की राजनीति कभी नहीं की, विचारधारा की राजनीति की थी। आज तो सोचना पड़ेगा साहब। अयोध्या में उन्होंने अपनी विचारधारा के फतह का झंडा गाड़ा है, लेकिन नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। उसी अयोध्या में चुनाव हुआ, समाजवादियों ने उन लोगों को वहीं चुनाव हराया और अपना एक अवधेश प्रसाद पासी समाज का आदमी वहां का सांसद बन के बैठा है। ये अखिलेश यादव के पीडीए की बात है। 37 सीटें जीते, तो क्या बिहार में कहां चूक हो गई? और इसलिए हराने के लिए तो वो और हराएंगे, जीतने के लिए हमारी कोशिश क्या होगी? क्या हम यही कहते रहेंगे कि उन्होंने इससे हरा दिया, उससे हरा दिया, पैसा बांट दिया? वो तो करेंगे साहब, उनको तो कुर्सी चाहिए। हमारे समाज को क्या चाहिए? चुनाव इसलिए नहीं है कि ये कोई चुनावी मंच, इसलिए मैं चुनाव की बात कर रहा हूं। संविधान बचाओगे कैसे? उत्तर प्रदेश में आकर देखो, एक आंदोलन आप नहीं कर सकते, आपके ऊपर 4 मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया जाएगा। और आज उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा जो कैद है वही 90% कमेरा लोग हैं। तो संविधान अगर नहीं बचेगा तो ये होगा। अगर बिहार भी उत्तर प्रदेश की राह पर चला गया तो क्या होगा? फिर किसको इतिहास बताएंगे कि जब इस देश को जरूरत पड़ी तानाशाही के खिलाफ लड़ने की तो बिहार से संपूर्ण क्रांति का आंदोलन का आगाज हुआ था? किसको इतिहास बताएंगे? आने वाली पीढ़ी तो यह पूछेगी कि जब संविधान पर सबसे बड़ा खतरा था तब बिहार क्या कर रहा था? तब बिहार बटा हुआ था, तब बिहार अपना वैचारिक दुश्मन नहीं पहचान पाया। क्या बिहार अवसर को नहीं देख पाया?
इसका खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है। और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो राज्य, मैं तो इसलिए उत्तर प्रदेश वाले लोगों को, अभी गौतम जी बोल रहे थे, मैं वाकई सबसे ज्यादा बिहार में बुलाया जाता हूं और इतना प्रेम सम्मान आपका मिलता है। ये हमारी पूंजी है, ये हमारी हिम्मत है, ये हमारे सबसे बड़ा हौसला है। लेकिन 2025 तक मैं चाहूंगा कि और बिहार आऊं, गांव गांव अगर मुझे आप ले चलेंगे तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। इसलिए क्योंकि 2025 में अगर आप यहां पर संविधान बचाने में कामयाब हो गए तो 2026-27 तक उत्तर प्रदेश और 2000 उसके आगे बढ़ते जाइए तो दिल्ली पर भी संविधान को बचाने वाले लोगों का राज होगा। इसके लिए हम ये लड़ाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने आए। तो इसलिए एकमात्र चीज लड़ाई का हथियार है, वो है संविधान। और आखिर में जाते जाते दो तीन मोटी मोटी बातें, इस सम्मेलन के बाद क्या होगा, एक एक रुपया जोड़ करके इस आयोजन समिति ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, कुर्सियां खाली रही, कोई बात नहीं। हमारी बात दूर तक जाएगी आपके जरिए। आप इस बात के मकसद को गांव तक कैसे ले जा सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, दंगाइयों को पहचाना जाए और जिस समय जो दंगाइयों का साथ दे, साफ लड़ाई आर या पार की है। आप या तो संविधान बचाने वाले खेमे में खड़े हैं या संविधान को बदलने वाले खेमे में खड़े हैं, बीच में कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आर या पार की लड़ाई है। गांव गांव इस बात को पहुंचा दीजिएगा, इस बार का वोट संविधान के नाम होना चाहिए, क्योंकि संविधान नहीं बचेगा तो हम बचेंगे। दूसरी बात, बिहार की गठबंधन की सरकार को तो मैं बधाई बार बार देता हूं। आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना हुई, उसके आंकड़े सार्वजनिक हुए और जिन लोगों को अफवाहों और झूठ के नाम पर, झूठ चलता है उनका, सच से वो सामना नहीं कर पाते। दिल्ली का एक घटना है, गूगल करके जरा समझिएगा, इससे दोनों बात आप समझ जाएंगे। एक आदमी 2 तल्ला मकान बनवाया तो ऊपर वाले बाथरूम का पाइप जो है टूट गया, तो पानी गिरते गिरते नीचे वाली दीवार पर एक आकृति बन गई। एक दिन देखा कि पड़ोसी आकर के कहा कि अरे यहां तो फला प्रकट हो गए, वहां फूल चढ़ाने लगा। शाम तक पूरी लाइन लग गई वहां पर। क्या हुआ? कहा अरे यहां पर अवतार हुआ है, पूरा वो सब लग गया। अभी भी गूगल करिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। मैं एक एक बात आंकड़े के साथ कह रहा हूं। उस इलाके पर जब शाम को मकान मालिक देखा, कहा कि तो पूरा जमीन हमारी चली जाएगी। रात में उसने उस पर पेंट करवा दिया। अगले दिन फूल लेके लोग पहुंचे तो पता चला कि अवतार कहीं और चला गया। मैं कहना क्या चाहता हूं, धर्म दिल में है भाई, धर्म राजनीति का विषय नहीं है। हम कबीर को पढ़ने वाले लोग हैं। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये दिल में हमारे धर्म होगा। तो जो भगवान को मानता है वो भगवान को माने, जो खुदा को मानता है वो खुदा की इबादत करे, जो वाहे गुरु को मानता है वो गुरुद्वारे जाए, जो बुद्ध को मानता है वो बौद्ध विहार जाए, जो किसी को नहीं मानता है वो भी पूरे सम्मान से इस देश में रहे। इसकी किताब का नाम भारत का संविधान है। और धर्म के नाम पर लड़ाने वाले दंगाई लोग आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए यहां आए हुए हैं। इस बात को गांव गांव पहुंचाने की जरूरत है। तो दंगाइयों को पहचानो, बलवाइयों को पहचानो। और वर्तमान में जाति जनगणना जब हुई तो जाति जनगणना ने हिस्सा कैसे दिया, हिस्सेदारी की बात की, 65% आरक्षण बढ़ाया। ये जितना सब धर्म बचाने के नाम पर आता है, उनसे एक सवाल पूछना, SC ST OBC को मिलने वाले आरक्षण के आप समर्थन है कि विरोधी हैं? तुरंत वो कहेगा ये विरोधी है, जातिवाद बढ़ जाता है। पहचान जाइए कि वो असली विरोधी किस चीज का है। समझ गए कि नहीं? आपके आरक्षण का विरोधी कौन? वही जो धर्म की बात करे। तो बताओ, अगर आरक्षण ना होता तो हम लोग यहां होते क्या? 65% आरक्षण बिहार ने बढ़ाया, न्यायालय ने रोक दिया। क्या कह के रोक दिया? कि भाई आप बढ़ा नहीं सकते 50% से ज्यादा। उस जमाने में मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के गृह मंत्री, जिनका बेटा
सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा क्रिकेटर था, इसी के वजह से उसको बीसीसीआई का पहले चेयरमैन बनाया गया और ब्रायन लारा को भी पीछे छोड़ दिया तो आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया। वहां परिवारवाद नहीं है, लेकिन गृह मंत्री का बेटा हजारों करोड़ की संस्था का चेयरमैन बना हुआ बैठा है। वो काहे धर्म बचाने नहीं आता जी? और एक को यात्रा में वो अमित शाह का बेटा काहे नहीं आता है? आई जितना नेता सभी दंगाई बात बोलता है, इनका बेटा बेटी काहे नहीं आता है? एक को अपना बेटा बेटी को यहां नहीं भेजेगा, विदेश में पढ़ाई करता है। वो भी पटना आए तो कहे कि जाति जनगणना तब हुई जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार थी। तो उत्तर प्रदेश में किसकी है? उत्तर प्रदेश में तो फुल मेजॉरिटी है। आप जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? दिल्ली में किसकी सरकार है? इसलिए ये बात गांव गांव पहुंचाना। जाति जनगणना से अभी जो चंदन जी ने बहुत साफ बात कही, उससे पता चलता है, एक्सरे है वो, कि शिक्षा कितनी मिली पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज को, आदिवासी समाज को, रोजगार कितना मिला, अधिकार कितना है, जमीन का मालिकाना हक कितना है, संपत्ति कितनी है। एक्सरे हो गया तो बाकी समाज अपना हक मांगने के लिए एकजुट होगा कि नहीं होगा? और आज हमारे ही लोग उनके साथ खड़े होकर के जाति जनगणना पर चुप्पी साध गए। जाति जनगणना के नाम पर लोगों को गोलबंद करना हमारी जिम्मेदारी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी बिहार में सबसे जरूरी है, बिहार में एक काम करने की जरूरत है। जाति तोड़ो, मरहूम शरद यादव जी नारा लगाया करते थे, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। अर्जक संघ का, त्रिवेणी संघ की यह जमीन है। त्रिवेणी संघ को तो बदनाम कर दिया। ये रिंकू जी यहां बैठे होंगे, हम लोगों की लंबी चर्चा इस बात पे होती थी कि त्रिवेणी संघ का नारा 90% कमेरा का था और उसको भी बदनाम कर दिया कि 3 जातियों का सम्मेलन है। आज भी लोग बदनाम कर रहा है कि फलाने तो एक ही जाति के हैं, फलाने तो उन्हीं के हैं। इसलिए मैं कह के जा रहा हूं, त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ आज अगर होता तो क्या कर रहा होता? आज अगर वो अपना हिस्सेदारी की बात पूछ रहा होता तो क्या पूछ रहा होता? विश्वविद्यालयों को आपने बर्बाद कर दिया, विश्वविद्यालय नया कोई खोला नहीं, झूठ पे झूठ बोलना, 3 परिचय उनका है, झूठ, लूट और फूट। झूठ बोलते हैं, हर एक चीज में कोई भी वादा पूरा नहीं किया। लूट लिया पूरे देश को इतना कि भारतीय जनता पार्टी के 900 कार्यालय पूरे देश में हैं और देश में जिले भी 700-750 से ज्यादा नहीं है। बताओ कहां से पैसा आया? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के जितने जिले नहीं उतने कार्यालय बना लिए और कार्यालय 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटल की तरह है। मंडल तक हर जगह बना दिया भाई। आजकल नया नया सब 2-4 रुपया को भी अपना काम पे लगा दिया है। वो सब कहता है 9वां फेल आदमी कैसे मुख्यमंत्री बनेगा। उसको एक को बार पूछते नहीं देखे कि चौथा पास है कि फेल है डियर प्राइम मिनिस्टर। एक बार पूछ के देखो, डिग्री से तय होता है क्या? बहुत पढ़े लिखे लोग भी बहुत खराब निकलते हैं और जिनके गांव में कमेरा लोगों को पता है किस रेत से कपड़ा साफ होता है, ये कोई धोबी ने पहचान करके बताया होगा। किस लकड़ी से मजबूत हथियार बनेगा, ये किसी बढ़ई ने रिसर्च करके बताया होगा। लोहा पिघलाकर कैसे एक मानव सभ्यता के विकास में काम करेगा, ये किसी लोहार ने बताया होगा। किसी कुम्हार ने मिट्टी से बर्तन बनाया होगा। किसी और तमाम पेशे में, किसी नाई ने, किसी तमाम जातियों ने मिल करके इस देश को रहने लायक बनाया। और आज जब आपका हिस्सा चाहिए तो आप देश चलाने में कहीं नहीं है। इसलिए ये लड़ाई आर्या पार की लड़ाई है। कोई अगर मतभेद रह गया हो, जिसकी जितनी संख्या भारी, पसमानदा आंदोलन के लोग एक नारा लगाते हैं जो बहुत अच्छा है और मैं आपको ये जाते जाते एक नारा देकर जा रहा हूं, जो उनका नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या? गांव में चलेंगे, जिस जाति को कहा जाएगा कि संख्या में ज्यादा है, कथित तौर पर ताकत में ज्यादा है, खटिया पर नीचे बराबर में बैठेंगे, उसके दुख में दुखी होंगे, उसके सुख में सुखी होंगे, हर एक जाति बिरादरी के लोगों को जोड़ेंगे, तब जाके 90% कमेरा लोगों की पहचान एक होगी। इसलिए आज से ही एक मिशन अभियान पर निकलिए, जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, तब जाकर के समाज बनेगा और एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा। बताइए, करने को तैयार हैं आप?
पढ़े लिखे लोग क्या कर सकते हैं, जो लोग नौकरी पेशा हैं। खगड़िया में आज सम्मेलन हो गया, अगले रविवार को 10-20 लोगों को चाय पर बुलाइए अगर आप सक्षम है तो, और चाय पर बुलाकर चर्चा करिए कि अगर 25 में बिहार में संविधान नहीं बचा, सच सच बताना बिहार के लोगों, हमसे बेहतर आप जानते हो, 90 के पहले का दौर वापस लौटने में कोई शंका है क्या? समझदार को इशारा काफी। जितनी लड़ाई लड़ने के लिए कुर्बानी दी गई, जगदेव बाबू, मैं कल वहीं अरवल में था, वहां वो बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा मेरी आंखों के सामने जगदेव बाबू को हत्या की गई। मैं जानता, मैं देखा, मैंने साजिश देखी अपने आंखों के सामने। जगदेव बाबू कुर्बान हो गए, कर्पूरी ठाकुर कुर्बान हो गए, गालियां सह करके अपमान देखा, तब भी इस बिहार के लोगों को समानता और न्याय के लिए आरक्षण देकर चले गए। वो कर्पूरी ठाकुर का सम्मान आज भी क्या पूरा हो पाया? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रामनरेश यादव थे, पूरे देश में हम ये बात कहते हैं, जिन जातियों को आप समझते हैं कि ताकतवर है, अपमान नहीं है, उन जातियों के नाम पर मेरे पूर्वांचल में सब गाड़ी चलती है, अहिर, गड़िया, कुर्मी, चोर, धर सारे का टंगरी तो अहिरों की बुद्धि घुटने में 12 बजे के बाद खुलती। कितना अपमान सहा है हमारे लोगों ने, तब जाकर के खटिया पर बराबर बैठने का हक मिला था। और जाओ आप विश्वविद्यालयों में देखो, हम सारे लोग विश्वविद्यालय से निकले हुए लोग हैं। अगर थोड़ा भी कमजोर रहे होते, ये नौकरी उनके हाथ में थी। कोई कह रहा था कि नौकरी से बहिष्कृत हैं, अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहिष्कृत वो क्या करेंगे? वो चाहते थे कि समझौता कर लो तो नौकरी करने देंगे। हमने कहा ऐसी नौकरी को हम लात मारते हैं, ऐसी नौकरी हम आपको करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो गुलाम बनाना चाहते हैं। और हमारे समाज के लोग अगर गुलाम बन गए तो कुर्सी बचाने के लिए, नौकरी बचाने के लिए, अपना खेत खलियान बचाने के लिए कुर्बानी और सारे समझौते कर रहे हैं। अब गुलामों का इतिहास कभी भी याद नहीं किया जाएगा। हजारों साल का इतिहास पढ़ना बिहार के लोगों, एक पन्ना इतिहास में कहीं गुलामों का मिल जाए तो बताइएगा। शासकों का इतिहास है, लड़ने वालों का इतिहास है, जीतने वालों का इतिहास है, हारने वालों और समझौता करने वालों का कभी इतिहास में कोई नाम नहीं मिलता। हम भी याद करते हैं तो जगदेव बाबू को याद करते हैं, समझौता करने वाले और कुर्सी बचाने वालों को याद नहीं करते। लेकिन आज दिल बड़ा करने की जरूरत है। मैं यही निवेदन करके विदा लूंगा, क्योंकि आप लोग सुबह से बैठे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपको। काम के दिन आप लोग इतने आए, लेकिन क्या मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? जब जब छुट्टी मिले, जब जब समय मिले, एक एक चट्टी चौराहे पर बैठ करके जाति जनगणना पर, आरक्षण पर, संविधान पर, सामाजिक न्याय पर और बराबरी और सम्मान पर चर्चा करना शुरू कर देंगे कि नहीं करेंगे? राजनीतिक चर्चा नहीं, सामाजिक चर्चा, समाज को जोड़ने की चर्चा, लोगों को फायदा बताने की चर्चा, लोगों को प्रेम मोहब्बत बढ़ाने की चर्चा। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। जिसकी संख्या ज्यादा है 2 कदम पीछे आए। किसी अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अभी जब वक्ताओं का नाम पुकारा जा रहा था तो एक गुलदस्ता यहां नजर आ रहा था जिसमें हर रंग के फूल खिले हुए हैं, हर तरह के लोग यहां मंच पर बैठे हुए हैं। इसी गुलदस्ते का नाम भारत है, इसी गुलदस्ते का नाम संविधान है। इसलिए आप जिस गाड़ी से चले, उस गाड़ी में अगर 4 लोग हैं और 4 लोग 3 अलग अलग बिरादरी के नहीं है तो फिर मुश्किल है संविधान बचेगा। अपनी जाति तो बच जाएगी, हो सकता है संख्या में ज्यादा हो, लेकिन संविधान और देश नहीं बचेगा। इसलिए जाति तोड़ें और समाज जोड़ें। और जिनकी आबादी कम है, जिनको प्रतिनिधित्व कम मिला, जिनको हिस्सेदारी कम मिली, आइए एक ऐसा मंच अगली बार खगड़िया में लगाइएगा। हम सारे लोग वहां नीचे बैठेंगे और अपने बीच के समाज के कमेरा लोगों को मंच पर खड़ा करेंगे और उनको आगे बढ़ा करके, कंधा लगा करके देश का हुक्मरान बनने में उनकी मदद करेंगे। क्या गलत है ये? क्या मेरा प्रस्ताव गलत है? हर जाति बिरादरी को जोड़ना हमारा फर्ज है। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। 2-4 बात बर्दाश्त कर लीजिए, 2-4 बात सह लीजिए। कोई अगर आलोचना करे तो सुन लीजिए, कोई आपकी कमी गिनाए सुन लीजिए, क्योंकि बड़ी लड़ाई लड़ने का वक्त है बिहार के लोगों। 25 में बिहार को सांप्रदायिकता की आग में जलने से न बचा पाए, 25 में बिहार में संविधान को अगर न बचा पाए, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई के सवाल पर पूरे बिहार को एकजुट न कर पाए, तो याद रखिएगा ये ऐतिहासिक मोड़ है। पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चुनाव तो होंगे दोबारा, सरकारें तब भी बनेंगी, लेकिन लड़ने वाला मौका शायद हाथ से छीन लिया जाएगा। फिर शायद क्या यही गिनाते रह जाएंगे कि हम फला की वजह से नहीं लड़े, हम फला की वजह से नहीं लड़े।
लगेगी आग तो आएंगे घर कई जन्म में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है, सब जलेंगे, किसी का नंबर बाद में आएगा, किसी का पहले आएगा। यही निवेदन, 3 बातों का निवेदन हमने आपसे किया। बहुत वक्त हो गया, आपने मुझे सुना, जाते जाते मन करेगा तो प्रोफेसर की डायरी पढ़ने के लिए लीजिएगा जरूर। बहुत लोगों ने निवेदन किया था तो कुछ प्रकाशक ने भिजवा दी किताबें। शिक्षा बचाना है, तलवार के दौर में कलम बचाने की लड़ाई करने के लिए एकजुट हो जाइए। कलम बचेगी तो आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होंगी, मानसिक रूप से गुलाम पैदा नहीं होंगी, और अगर गुलाम पैदा नहीं होंगी तो विज्ञान और तर्क से चलेंगी। कोई बाबा आके कह देगा कि गोबर में खाओ, उससे औषधि है, बीमारी ठीक होगी, आपका बच्चा कहेगा ना रे भाई गोबर तुम खाओ, हम हलवा खाएंगे क्योंकि हम किसान कमेरा के बच्चे हैं। आज इस देश के सामने सबसे बड़ा खतरा है कि कुछ लोग पूरे देश को गोबर खिलाना चाहते हैं। क्या बिहार गोबर खाने को तैयार है? क्या बिहार को पता है कि गोबर खेत में डाल करके हम अनाज पैदा करते हैं और उस अनाज को खाते हैं। डायरेक्ट जिसको गोबर खाना हो उसको भी हम मना नहीं करते, खाओ, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए गोबर नहीं छोड़ करके जाएंगे। हम अपने बच्चों को शिक्षा छोड़ करके जाएंगे, कलम छोड़ करके जाएंगे, संविधान छोड़ करके जाएंगे। इसके लिए एकजुट होने का वक्त है। यही निवेदन करने में आया। खगड़िया के लोगों, आपने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। सामाजिक न्याय आंदोलन, ये रिंकू जी, गौतम जी, इनका पूरा एक टीम है, गांव गांव में सम्मेलन करती है। आप भी इस सम्मेलन को छोटे छोटे जगह पर करिए और 2025 तक जब जब बिहार मुझे बुलाएगा मैं दौड़ करके आऊंगा। संविधान बचाने की लड़ाई में, समाजवादी भारत बचाने की लड़ाई में, सामाजिक न्याय का भारत बचाने की लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ेंगे। पुरखे भी जीते थे, हम भी जीतेंगे, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद।